वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइस। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीईटी फुल मॉक टेस्ट 2। इसमें हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। 1 से लेके 50 तक का जो क्वेश्चन है वो टेस्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इस टेस्ट में ग्राफ, मैथ के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस, दो पैसेज हिंदी और इंग्लिश के, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों में पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? केरल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? तो उत्तर प्रदेश की। किस देश ने, देश पूछा है, ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया? पाकिस्तान ने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन 2022 के महिला एकल की विजेता कौन रही? तो एलिना रिबाकिना। ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया, जिनको 8 जुलाई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई? शिंजो आबे जापान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने किस देश के खिलाड़ियों को 2022 शीतकालीन पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो रूस और बेलारूस दोनों हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? 2 करोड़ रुपए का। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का क्या फुल फॉर्म है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया किस ट्रेन का नाम? हावड़ा कालका मेल। अगला देखते हैं। कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ये मैं अपनी वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ। भारत के पड़ोसी देश जिसका नाम है रूस, ये पड़ोसी देश नहीं है। यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? देश दिया हुआ है और वहाँ की कंट्रीज, वहाँ की जो मुद्रा है वो दिया है। इसको भी वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, 10 मिनट की वीडियो है, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसमें थाईलैंड का सही सुमेलित नहीं है। यहाँ की जो मुद्रा है वो थाई ब्राट है। ब्राट की स्पेलिंग ये है BAHT, थाई ब्राट है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन में संयुक्त जो सेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, उसका प्रावधान नहीं है, तो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169। जलवायु परिवर्तन कारण का मुख्यतः क्या कारण है? तीनों कारण है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? तो 3 में किया गया है, भारत में नहीं किया गया, अल्जीरिया, ब्राज़ील और कीनिया में किया गया है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ये भी मैं कवर किया हूँ वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। बहमनी सुल्तानों का गोल गुम्बज कहाँ पर है? बीजापुर में है गोल गुम्बज। लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। इनमें से कौन सा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वो वाराणसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं। जो पैसेज करना है, तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फिर एक बार पैसेज को पढ़ लीजिए। अब देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन है, कलयुग सभी युगों में अच्छा है? क्वेश्चन मार्क। भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है? ये क्वेश्चन नंबर 72। योग में गलदक्षु भावुकता का कोई स्थान क्यों नहीं है? ये चारों क्वेश्चन 3 आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 74 यानी 74, योग और भक्ति ने गृहस्थ के किस रूप को प्रभावित किया है? ये वाला आप लोग देख लीजिए। और परम तत्व क्या है? इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए। अगला पैसेज देखते हैं। सबसे पहले आप लोग पैसेज पढ़ लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। अब इसके बाद देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस क्या क्या हैं।
श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच में कौन सी तीसरी वस्तु चाहिए? कौन सी तीसरी वस्तु चाहिए? इसमें ऑप्शन बी सही है, श्रद्धेय के महान कार्य सही है। अगला क्वेश्चन जो इसमें 77 है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण क्या है? मैंने वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, इसका ऑप्शन सी सही है, आप लोग पढ़ लीजिए। श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है। ये भी मैं उसमें निशान लगा दिया हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए, इसका ऑप्शन बी ठीक है। 79 क्वेश्चन है, प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं से लेखक का क्या तात्पर्य है? प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका के अलावा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होती, ये इसका आशय है गद्यांश में। अब पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन ठीक है। तो प्रेम और श्रद्धा के बीच अंतर का आकलन किया गया है, ये वहाँ पर इस पूरे पैसेज का थीम है, पूरे पैसेज का ये वाला थीम है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आयत चित्र से है, जो आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसको डेटा को देख लीजिए, डेटा पढ़ना आप पहले सीख लीजिए। ये इधर व्यक्तियों की संख्या दिया है और इधर इनकी आयु दिया है। तो अगर पूछा जाए 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 450 हैं। 15 से 20 के, क्योंकि 15 इसकी लोअर लिमिट है और ये 20 इसकी अपर लिमिट है, तो 15 से 20 के बीच में 450। अब आप लोग पढ़ना सीख गए हैं, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी, यानी 15 यहाँ पर है और 45 यहाँ पर, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? आप 450 जोड़ लीजिएगा, 250 जोड़ लीजिएगा, 150 जोड़ लीजिएगा, और फिर 75 और ये फिर 50 और 25, इसको आप लोग जोड़ेंगे तो 1000 इसकी व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। 20 से 30 आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 20 से 30 आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 20 इसकी लोअर लिमिट है और 30 इसकी अपर लिमिट है, यानी 250 और प्लस 150, 400 इसकी व्यक्तियों की पूरी संख्या आएगी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 20 से 25 तथा 30 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात कितना है? तो 20 से 25 पहले हम देख लेते हैं। 20 से जो आएगा 25, यानी 250 और 30 से 35 यानी 75, तो 250 इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात क्या है? अगर अधिकतम अनुपात पूछा जाता है तो आप लोग देखिए कि सबसे ज़्यादा गैप कौन कौन से आयत चित्र के मध्य है, तो इसके और इसके मध्य है, या इसके मध्य है, या इसके और इसके मध्य है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके लगाया जाएगा और इसका आंसर 9:10 आएगा, यानी 9:10। इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 45 वर्षों के आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है? अब टोटल आप लोगों ने किया है 1000 और 40 से 45 आयु वर्ग के जो लोग हैं, यानी 40 से 45 ये है 25, तो 25 जो है वो 1000 का कितना प्रतिशत होगा? तो ये 5%। अगला देख लेते हैं। आरेख किसी कंपनी के निम्नलिखित आरेख किसी कंपनी के 5 वर्षों में 1994 से 1998 में बिक्री, व्यय तथा पूंजी को दर्शाता है। बिक्री यानी जो ये खाली वाला है ये बिक्री को दर्शाता है, जो डॉटेड हैं ये व्यय को दर्शाता है, और जो ये पूरा फिल ऐसे ऐसे किया हुआ है ये चीज़ ये पूंजी को दर्शाता है। तो अगला चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को कैसे कैसे देखेंगे, इसको भी समझ लीजिए कैसे पढ़ना है। यहाँ पर ये दिया है 0 से लेकर 100 तक में क्या व्यय, क्या पूंजी, क्या सब कुछ रहा है, और यहाँ पर ईयर दे रखा है, यानी 1994 में बिक्री भी दे रखा है, व्यय भी दे रखा है और पूंजी भी दे रखा है। इसी तरीके से हर कॉलम को दे रखा है। 1994 से 1998 के बीच व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि क्या रही? 1994 से 1998, 1994 और 1998। अब इसमें देखेंगे तो व्यय के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा कॉलम लगाएंगे?
व्यय के बारे में पूछ रहा है तो डॉटेड वाला कॉलम लगाएंगे और 1994 और 1998। 94 में कितना है 300 है और 98 में कितना है 700 है। अब इसकी वार्षिक वृद्धि दर क्या हुई 400, यहाँ पे वृद्धि दर हुआ, दोनों को घटा लेंगे तो। और कितने में 400 बढ़ा है 300 पे 400 बढ़ा हुआ है और इसकी प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 133 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से किस वर्ष में बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम है। बिक्री से व्यय का अनुपात न्यूनतम निकालना है तो वही आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कहाँ से ये बिक्री है और ये व्यय है, तो इन दोनों के बीच में कहाँ सबसे ज़्यादा गैप है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैप है, आप लोग देखोगे तो 1998 इसका सही आंसर है, सॉरी 1996 इसका सही उत्तर है। इसका प्रतिशत आप निकालोगे तब ये आपको मिल जाएगा 1996। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1994 से 1998 तक बिक्री करोड़ में वार्षिक औसत वृद्धि क्या है। तो 100% है। 1994 में 400 था और ये 1998 में 800 हो गया, यानी 400 की ही वृद्धि हुई। अगर कोई आंकड़ा अपने आंकड़े का दोगुना हो जाता है तो ये कहा जाता है वो 100% उसमें वृद्धि हुई है। किस वर्ष में लाभ का पूंजी से अनुपात अधिकतम रहा है। लाभ से पूंजी का अनुपात 1995 में अधिकतम रहा है। किस वर्ष में बिक्री का पूंजी से अनुपात न्यूनतम रहा है। बिक्री, अब आप लोग देखिए बिक्री ये रहा और पूंजी ये रही, यहाँ पर जो है वो 1998 आएगा, 1997 आएगा, क्योंकि प्रतिशत निकालेंगे तो 1997, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है 91 से जो 95 तक है, तालिका दिया है और किसी राज्य के विभिन्न फसलों की उपज टनों में दी गई है, यानी टन में दिया गया है, दर्शाई गई है। इस तालिका का अध्ययन कर प्रत्येक उत्तर ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आप लोग तालिका को देख लीजिए। ये फसलों का उत्पादन, ये वाला फसलों का उत्पादन है, विभिन्न फसलों का उत्पादन, मतलब गेहूं का उत्पादन 2014-15 में इतना हुआ। और अगर पूछे कि 2017-18 में, यानी इसमें कपास का उत्पादन कितना हुआ, तो 2017-18 में कपास का उत्पादन इस तरीके से हुआ। यानी जिस लाइन का भी पूछे उसमें सीधी लाइन, और जिस ईयर का भी पूछे उसकी सीधी लाइन, जहाँ पे ये कट कर रहे हैं यही डेटा पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2017 से 18 में निम्नलिखित में से किस फसल की उपज पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही। 2017-18 में अगर आप देखोगे 2017 और 18 में किस वर्ष की फसल पिछले वर्ष की अपेक्षा में सबसे अधिक रही, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो 2017-18 का प्रतिशत इससे निकालेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ से निकालेंगे। आंसर इसका कपास सही है, आप लोग प्रतिशत निकाल के देख लीजिएगा। अगला देखते हैं 2014-15 से 2020-21 तक की अवधि में दालों का औसत उपज कितना है। तो दालों का औसत उपज, दालों की पूरी संख्या जोड़ लेंगे और 5 साल में इसका दिया गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देंगे दालों का टोटल प्रोडक्शन जोड़कर, उससे 7 से डिवाइड कर देंगे तो 298.1 टन आ जाएगा। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2020-21 के दौरान वह फसल किसके उत्पादन में सबसे कम रही। तो ये मक्का का उत्पादन सबसे कम रहा है, प्रतिशत में देखा जाएगा। अगला देखते हैं वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 2019-20 के चावल, जहां सापेक्ष आ जाए वहां पर प्रतिशत आना लाजमी है। ये आप लोग ध्यान में, कितने गुना बढ़ा, तो कितने गुना बढ़ा 2.7 गुना बढ़ा। ये आप लोग सॉल्व करेंगे उसी डेटा से, वैसे ही कैलकुलेशन करके तो आ जाएगा। किस वर्ष में गेहूं के उत्पादन में कमी आनी प्रारंभ हुई। किस वर्ष में गेहूं के उत्पादन में कमी आनी प्रारंभ हुई। आइए गेहूं का डेटा देख लेते हैं। गेहूं के किस वर्ष में उत्पादन में कमी आई। पहले 6124 था, फिर 7000 हुआ, फिर 7200 हुआ, फिर 7000 हो गया, 7200 से 7000 फिर हो गया, तो 2017-18 में कमी आनी शुरू हो गई। 2017-18 में कमी आनी शुरू हो गई और यही इसका आंसर है। अगला है कि नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आप ये पूरी तालिका को वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। अब हम क्वेश्चन के लिए चलते हैं। वर्ष 2020 के लिए राज्यों में, कितने राज्यों में गन्ने का कुल उत्पादन 15% अंशदान से ज़्यादा रहा। तो अगर आप गन्ने का टोटल उत्पादन देखेंगे, यहाँ पर योग दे रखा है, गन्ने का योग दे रखा है। तो
अब PQRST इसमें से गन्ने का टोटल उत्पादन किस राज्य में 15% से अधिक रहा, कितने राज्यों में? तो अब टोटल आप योग करके देखोगे, जब योग करके देखोगे इन सब का, तो इसका आएगा 61 दशमलव समथिंग, यानी 62 या 62 से अधिक जितने भी राज्य आएंगे 2020 में, उनमें कितने राज्यों का उत्पादन 62 या 62 से अधिक है? तो 1 2 3 3 राज्यों का उत्पादन इसमें सबसे 62 से अधिक है, तो इसमें 3 आंसर ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे कौन से राज्य में गन्ने के उत्पादन में प्रतिवर्ष लगातार गिरावट हो रही है। तो ऐसा कोई राज्य नहीं है, आप लोग देखोगे डेटा से, जैसे मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाया। यस राज्य के मामले में वर्ष 2017 से 2020 के गन्ने के उत्पादन में आसन्नतः कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 2017 का जो डेटा है एस राज्य यानी ये 2017 56 है, और इसके आगे क्या पूछा गया है 2017 से 2020, यानी 2017 में 56 था और 2020 में एस राज्य में 62 है। तो 56 से 62 6 ज़्यादा है, और 6/62 करेंगे और इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो कुल 11% की वृद्धि हुई है। किस वर्ष गन्ने के कुल उत्पादन में पी का अंशदान लगभग 35% रहा? तो वो 2017 में रहा है। आप लोग इस डेटा को आप लोग देख सकते हो, 2017 में रहा है। दिए गए वर्षों में किस वर्ष क्यू के अंशदान का प्रतिशत कुल उत्पादन में सर्वाधिक रहा? तो 2016 में कुल उत्पादन का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ वो क्यू राज्य का हो। तो दोस्तों इसी के साथ दूसरा टेस्ट खत्म होता है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और आप वीडियो अगर लास्ट तक देखते आए हुए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।